देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी तक जो है ना, मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के 1000 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आप दोस्तों उन सभी क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इन सभी टॉपिक के आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं इनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो इस मतलब केवल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर जो है रेक्टेंगल बनाया है, इसमें जितने भी टॉपिक है ना, इनके 2 क्लासेस करेंगे। फर्स्ट वाले में आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके और भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आखिर दोस्तों प्रकाश की किरण कौन सी दिशा में गमन करती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करती है। अब दोस्तों प्रकाश की किरण का जो गमन है ना, ये दोस्तों उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, घनत्व के ऊपर। कैसे, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, आपने क्लास 10th में दोस्तों आपने प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें दोस्तों आपने एक एग्जाम्पल पढ़े होंगे। प्रकाश की किरण को दोस्तों जब जो है ना, जब दोस्तों एक बीकर से, मतलब कह सकते हो एक कांच की वस्तु से जब गुजारा जाता है, तो प्रकाश क्या है ना दोस्तों, जब वो वायु से जो है प्रवेश करता है कांच में, तो वो दोस्तों क्या होता है, किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब क्यों झुका, ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं। ये इसलिए झुका दोस्तों क्योंकि प्रकाश की जो गति है ना, ये दोस्तों उसके माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश मतलब कि माध्यम अगर चेंज हो गया, तो प्रकाश की गति, मान लीजिए, देखिए कांच का जो घनत्व है दोस्तों, ये वायु से ज्यादा होता है। तो घनत्व बढ़ने पर क्या होता है ना, प्रकाश की गति जो है उस माध्यम में जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें कम हो जाता है। अब वायु में जो है वो गति कर रहा था स्पीड से, तो यहाँ पर घनत्व बढ़ने से जो प्रकाश की किरण का जो गमन है वो धीमा हो गया, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रकाश सरल रेखीय गति में गमन करता है। किसी भी समांगी माध्यम में जहां पर घनत्व समान हो, तभी वो सरल रेखा में गमन करेगा। अगर घनत्व चेंज हो गया तो फिर समझ जाइए वो टेढ़ा मेढ़ा गमन करेगा। ठीक ना। इस तरीके से प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश की इस गमन को सरल रेखीय गति कहते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश की जो स्पीड है ये कांच में सबसे कम होता है। थर्ड क्वेश्चन, ध्वनि का वेग स्पीड अधिकतम किसमें होता है, कौन से माध्यम में सबसे अधिक होता है ध्वनि की स्पीड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठोस में। देखिए, सबसे ज्यादा ध्वनि की स्पीड दोस्तों ठोस में होता है। उसके बाद दोस्तों किस में होता है, जल में होता है। और सबसे कम दोस्तों वायु में होता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, वायु में ध्वनि ध्वनि का जो स्पीड है ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि जल में ध्वनि का जो स्पीड है ये दोस्तों 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद लोहे में ध्वनि का जो स्पीड है ये वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना अधिक होता है। ठीक है ना। तो एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता कि ध्वनि का जो स्पीड है ये न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम दोस्तों किस में होता है, वायु में होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद जल में होता है, और सबसे कम जो है वायु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हीकल के चालक के सामने लगा रहता है। जो व्हीकल चालक होते हैं उसके सामने, या फिर कह सकते हैं उसके बगल में, कौन सा दर्पण लगा रहता है। आखिर क्यों लगा रहता है, अगर ये आपको पता है गाइस तो आप इजीली आंसर बता देंगे। तो देखो गाइस, उसके सामने या फिर कह सकते हैं उसके बगल में जो है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब उत्तल दर्पण क्या है ना दोस्तों, ये बड़ी बड़ी चीजों को काफी छोटे आकार में दिखाता है। जैसे दोस्तों बाइक आपने देखे होंगे, तो बाइक में दोस्तों क्या लगा रहता है, पीछे के जो व्हीकल्स को देखने के लिए जो है, पीछे के व्हीकल्स देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, जो कि बड़े बड़े जितने भी ट्रक हो गए, बस हो गए, बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उनको काफी छोटे आकार में दिखाता है, ताकि इजिली जो है हम उससे अच्छे से देख पाए। ठीक ना। इसी तरीके से कैमरा हो गया, उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ये काफी बड़ी बड़ी चीजों को काफी छोटे आकार में दिखाता है। ठीक ना। इसके प्रयोग भी आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पास सर्व दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को, इमेज को छोटे
छोटा दिखाते हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाया जाता है, इसलिए हम मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करके पीछे के वाहनों का एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है ना। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो देखो guys, अवतल दर्पण क्या है ना, ये छोटी वस्तुओं को काफी बड़े आकार में दिखाता है, इसलिए दंत चिकित्सक जो होते हैं इनका यूज करते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में जो है छोटे छोटे जो ये कह सकते हैं बैक्टीरिया को बड़े आकार में दिखाता है, दूरबीन में, ठीक ना। उसके बाद टॉर्च में, टॉर्च के फोकस को बड़ा करने के लिए, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर लाइट के जो फोकस है उसको बड़ा करने के लिए जो है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनके प्रयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब लेंस की क्षमता को, पावर को हम किस में मापते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डायऑप्टर में मापते हैं। आप लोग याद कीजिए, ये तो आपने फोकस दूरी आपने फाइंड किए होंगे ना, या लेंस की क्षमता आपने फाइंड किए होंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जहां पर P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। और यहाँ पर फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, और जो हमारा आंसर आता है जैसे 2D आ गया, तो हमेशा जो है ना पावर को हम लेंस की क्षमता को जो है डायऑप्टर में मापते हैं और साथ में D लगाते हैं, ठीक ना। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी और क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता हमेशा ऋणात्मक होता है। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस लेंस की क्षमता यहाँ पर दे रखा है ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया कि इसकी जो फोकस दूरी है ये प्लस में है, 2 डायोप्टर है, तो ये क्या है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब हम इजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फोकस दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। P इज इक्वल टू 1/f, और फोकस दूरी हमेशा दोस्तों मीटर में होता है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको उसको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक ना। तो देखिए आपको P तो यहाँ पर दे रखा है 2 डायोप्टर, तो आप 2 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक ना। D लिखना जरूरी नहीं है। अब 1/f, हमें फोकस दूरी ही तो पता करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 गुना में f हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुना में f, और 1 गुना में 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना 2 जो है f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की इस साइड में आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, जब बराबर का साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, गुना वाला भाग में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक ना। तो यहाँ पर 2f के साथ गुना हो रहा है, तो f हम यहीं रहने देंगे क्योंकि फोकस दूरी तो हमें फाइंड करना है, और 2 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो गुना में ही इधर आकर में भाग में हो जाएगा। अब 2 से 1 में आप भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1 में भाग करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा। अब ये किस में आया, फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, तो ये मीटर में आया है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो देखिए मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। अब ये मीटर में दे रखा है 0.5 मीटर हमारा आंसर आया है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। 0.5 को जो है आप 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लिख दीजिए, एक पॉइंट हटा के 1 लिखते हैं और जितना डिजिट होता है उतना 0 लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दहा के 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको आगे मतलब स्टेप फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा और आसान है क्योंकि इसमें बता दिया गया है, और ऐसे भी आप लोग पता कर ही सकते हैं, अगर फोकस दूरी प्लस में दे रखा है तो वो उत्तल लेंस होगा, ठीक ना। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है ना 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अब आपको इसको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक ना, तभी तो आपका P यहाँ पर फाइंड होगा। तो फोकस दूरी जो 50 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको इसमें 100 से भाग कर देना है, तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 से 5 में आप भाग करेंगे तो देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया, 1/2 आ गया। अब क्या कीजिए दोस्तों, 2 से 1 में आप भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो 1/0.5 ये मीटर में आया है, ठीक ना, मीटर में हमने चेंज किया है। तो P इज इक्वल टू 1 में, देखिए P इज इक्वल टू 1 में 0.5 मीटर, हमेशा फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अब आप इस आंसर निकाल दीजिए,
तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट हटाइए और एक जीरो ऊपर लिख दीजिए, ठीक ना, पॉइंट हटाकर एक जीरो आप ऊपर लगा दीजिएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। बाकी बेसिक मैंने मैथ पढ़ाए हैं ना, तो उसमें मैंने बताए हैं, तो आप लोग देख लीजिए क्लास। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर हो गया, क्योंकि फोकस दूरी को हम हमेशा फोकस दूरी तो मीटर में मापते ही है, क्षमता को हम हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। तो 2D हो गया, और देखिए प्लस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तर लेंस की क्षमता फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो उत्तर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब अनेकों प्रकाश की किरण किसी एक ही दिशा में गमन करती है तो उस प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है ना, उत्तर लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है या धनात्मक, तो उत्तर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनाते हैं, ठीक ना, या बनता है। देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेटिना, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं और हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। इसी पर जो है मानव का नेत्र का जो भाग है, इसी भाग पर जो है इमेज बनता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। अब कौन कौन से नियम है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम है, आपतित किरण, ये किरण आ रहा है, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। दूसरा नियम है आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण हो गया, उसके बाद तथा परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन कोण हो गया, दोनों बराबर होते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। तो यही 2 नियम है जो कि इजिली आप लोग याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है या अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समानांतर होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अब क्यों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी प्रकाश की किरण जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो ये दोस्तों ये माध्यम के डेंस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। अगर माध्यम, जैसे मान लीजिए दोस्तों प्रकाश की किरण हवा से जो है कांच में प्रवेश करती है, ठीक ना, तो यहाँ पर माध्यम चेंज हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डेंस बढ़ जाता है ना किसी माध्यम का, तो उसमें क्या है दोस्तों कम, मतलब विरल माध्यम के मुकाबले सघन माध्यम में कांच की जो कांच में बोल रहा हूँ, प्रकाश की जो रफ्तार है ना वो कम हो जाएगी डेंस में। तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर गति कम होगी। तो गति का सिंपल सा पहचान ये है कि जब वो प्रकाश इस तरीके से आ रहा है तो इस तरीके से मुड़ जाएगा। जैसे एक मैंने यहाँ पर माध्यम बना दिया इस तरीके से, ठीक ना, कांच बना दिया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया ना ये, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, जैसे मान लो दोस्तों ये कांच है, कांच का एक जो है वीकर है इस तरीके से बना हुआ, तो यहाँ पर जो है विरल माध्यम से जो है प्रकाश जो है आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है माध्यम मतलब बदल गया, जब इसका माध्यम का डेंस ज्यादा हो गया तो यहाँ पर ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। देखिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश की गति कम हो जाती है लेकिन आवृत्ति समान रहती है। सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है, देख लीजिए आ गया ना। इसलिए आवृत्ति को स्थिर रखने के लिए तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाता है। इसलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, इसलिए वो मुड़ जाती है।
ठीक है ना, अभिलंब की ओर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी नियम आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों होता है ये भी तो पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? ये किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? दोस्तों आपको मैंने बताया है यहाँ पर माइक्रोस्कोप का उपयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु को काफी बड़े आकार में देखने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होगा। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी सी वस्तु को काफी बड़े आकार में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से समझकर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हमने प्रकाश के नियम को पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो फोकस दूरी भी धनात्मक ही होगा। अब कैसे निकालेंगे? तो वही P इज इक्वल टू 1 में F वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर क्षमता दे रखा है एक डायोप्टर, तो आपको P के स्थान पर एक रख देना है, एक। ठीक है ना, एक डायोप्टर इज इक्वल टू 1 में F। अब F आपको निकालना है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। 1/1 इज इक्वल टू 1/में F। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक गुना में F करेंगे तो F ही आएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक ना, अब इसका यहाँ पर आंसर तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फोकस दूरी आपको मैंने बताया था दोस्तों, हमेशा फोकस दूरी मीटर में होता है। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक ना, और प्लस में ही आएगा क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।